Good evening, everyone. Can you hear me? चलिए, अब आज लेक्चर की शुरुआत सीधे एक असाइनमेंट से करते हैं, ठीक है? तो मैं टॉपिक का टाइटल वगैरह सब आपको बाद में बताऊंगा, हम क्या पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक प्रोग्राम इनकम्प्लीट बना के दूंगा। आज मैं आपको एक प्रोग्राम इनकम्प्लीट बना के दूंगा और उसे कंप्लीट आपको करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है और जो मैं आपसे रिक्वायरमेंट कहूं उस रिक्वायरमेंट को पूरा करके दिखाना है। बात समझ में आ रही है? तो आज एक प्रोग्राम अपन मिलजुल कर बनाएंगे। शुरुआत मैं करूंगा, कंटिन्यू आप करेंगे। तो सुनिए प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम ये है, मेरे पास मेन के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू मैंने 10 सेट करी है। एक कैरेक्टर वेरिएबल b है जिसकी वैल्यू मैंने x सेट करी है। ठीक है, अब इसके आगे का कोड आपको लिखना है। करना क्या है, गौर से सुनिएगा। आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखना है आपको इंक्रीमेंट। क्या नाम रखना है बताइए? इंक्रीमेंट। ठीक है, इस इंक्रीमेंट फंक्शन को आप एज एन आर्ग्यूमेंट a और b दोनों वेरिएबल्स पास करेंगे। इस इंक्रीमेंट फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट a और b दोनों वेरिएबल्स पास करेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट की बॉडी में जाकर आप a और b की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, कितने से इंक्रीमेंट करेंगे? बाय 1 इंक्रीमेंट करेंगे, एक से इंक्रीमेंट करेंगे a और b की वैल्यू को, और वापस मेन में लौटकर आपको a और b की वैल्यू को प्रिंट करना है। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखना है इंक्रीमेंट, जिसे आप मेन के अंदर से कॉल करेंगे। कितनी बार कॉल करेंगे? जल्दी बताइए, कितनी बार कॉल करेंगे? सिर्फ एक बार कॉल करेंगे, सिर्फ एक बार कॉल करेंगे। कितने आर्गुमेंट पास करेंगे? 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, एक कैरेक्टर होगा, एक इंटीजर होगा। इंक्रीमेंट की बॉडी में जाकर इन दोनों को बाय 1 इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट में जाकर प्रिंट नहीं करनी है, इनकी वैल्यू मेन में वापस लौटकर प्रिंट करनी है आपको। बताइए, बात समझ में आ रही है? यस और नो? आ रही है? तो बनाइए फटाफट, वेट कर रहा हूं मैं आपके जवाब का। फटाफट बनाइए। बनाइए बनाइए फटाफट। बन पाएगा?
हो गया? नहीं हुआ? शाबाश रोहित, बहुत बढ़िया, यही सुनना था मुझे। बाकियों को भी ट्राई करने दो, फिर बात करते हैं। हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? चलिए रहन दीजिए, ये प्रोग्राम बनने लायक ही नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। जितनी आपने सी पढ़ी है, इस प्रोग्राम का बन पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आ रही है बात समझ? अब अपन बात करेंगे इस प्रोग्राम का बन पाना इम्पॉसिबल क्यों है, क्यों ये प्रोग्राम नहीं बन सकता, और अगर हमें बनाना है इस प्रोग्राम को तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो पहले मैं आपको उतनी ही सी यूज करके इस प्रोग्राम को बना के दिखाता हूं जितनी हम लोगों ने पढ़ी है। आपको अपने आप समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। चलिए सबसे पहले बताइए, फंक्शन बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला काम क्या करते हैं अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो? पहला काम, उस फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं। करेक्ट? फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त आप कंपाइलर को कितनी बातें बताते हैं? 3 बातें बताते हैं। क्या क्या होती हैं वो 3 बातें? फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यस और नो? तो जहां तक नाम का सवाल है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट होगा, है ना? आपको मैं ये भी बता चुका हूं ये पैरामीटर में लेगा इंटीजर और कैरेक्टर दोनों को, तो आर्गुमेंट टाइप इंट और कैर हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा? ठीक है, बस कहानी आपकी रुकेगी, गाड़ी आपकी अटकेगी जब आपका ध्यान रिटर्न टाइप की तरफ जाएगा। अगर आपने फंक्शंस अच्छे से पढ़े हैं तो मुझे बताइए, एक फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है? खूब सारी? वेरी गुड, सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। और अगर आपने इस प्रोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट समझाओ तो इस प्रोग्राम में हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करानी है। समझ आ रही है आपको ये बात? है ना? और मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन से रिटर्न हो नहीं सकती। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए हम रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन की रखते हैं वॉइड, क्योंकि वैल्यूज रिटर्न करवा नहीं पाएंगे तो फिर इंट कैर रखने का भी मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में इंक्रीमेंट से पहले ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले कराते हुए लिखा a इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी इज इक्वल्स टू परसेंटेज सी कॉमा ए कॉमा बी, और यहां पर लिखा मैंने बिफोर इंक्रीमेंटिंग। ये लाइन मैंने राइट करी। उसके बाद अपन ने इंक्रीमेंट को कॉल करा, ए और बी को एज एन आर्गुमेंट पास करा, और जैसा क्वेश्चन में मैंने बोला था आपसे, वापस मेन में लौटकर हमने इन ए और बी को आफ्टर इंक्रीमेंटिंग प्रिंट कराया। तो ये हो गया आफ्टर इंक्रीमेंटिंग। कोड पॉज करने के लिए एज यूजुअल गेट सी एच, ये हमारा कोड है। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट फंक्शन डिफाइन करा, इंटीजर एक्स कॉमा कैरेक्टर वाई, या ए और बी नाम दे देते हैं चलिए, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और अंदर लिखा हमने a इज इक्वल टू a प्लस वन और b इज इक्वल टू b प्लस वन।
अब जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल और रन करेंगे तो इसका आउटपुट बेहद सरप्राइजिंग होगा। ये प्रोग्राम किसी भी तरह की एरर नहीं देगा, लेकिन आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। बिफोर इंक्रीमेंटिंग a is equal to 10, b is equal to x, और बिल्कुल यही जवाब आपको आफ्टर इंक्रीमेंटिंग का भी मिलेगा। समझने वाली बात बस इतनी सी है कि ये प्रोग्राम कंपाइल रन होगा, इंक्रीमेंट कॉल भी होगा, लेकिन ए और बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो जो आपको वैल्यू कॉल से पहले नजर आ रही थी 10 और x, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपको कॉल के बाद भी नजर आएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए पूरे को विद डायग्राम ट्रेस करते हैं, तभी क्लियर होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर इस पूरे का आप डायग्रामेटिक व्यू लें तो ये है हमारे पास मेन फंक्शन। ध्यान से देखते चलिएगा। मेन फंक्शन के अंदर एक a है और एक b है। क्या इन a और b का मेमोरी में कुछ एड्रेस होगा? बिल्कुल होगा, है ना। हर वेरिएबल को एड्रेस मिलता है, इनको भी मिलेगा। मान लीजिए a का एड्रेस है 1000, b का एड्रेस है 2000, और a और b में अपन ने कुछ वैल्यू भी डाली है। बिल्कुल डाली है। a में डाला है 10, b में डाला है x। अब आप रिकॉल करिए अपना फंक्शन प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर, जो आज से ऑलमोस्ट आपने 10 दिन पहले पढ़ा था। जब कंपाइलर इस फंक्शन कॉल को देखेगा जिसमें आपने लिखा है इंक्रीमेंट a कॉमा b, तो आपसे मैंने कहा था कंपाइलर प्रोटोटाइप वगैरह चेक करने के बाद इस कॉल को अपने लेवल पे कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करते वक्त मैंने आपसे बोला था कि आप तो भेज रहे हैं a और b, कंपाइलर क्या लेकर जाएगा अपने साथ? a और b। वेरी गुड। कंपाइलर अपने साथ लेकर जाएगा a और b की जगह उनकी वैल्यूज, राइट। क्या है a की वैल्यू, जरा बताइए। शाबाश, 10। और b की वैल्यू है x। तो आपने और मैंने भले ही a और b भेजे हों, बट हकीकत में जो पास होंगे वो होंगे 10 और x। और यही कारण है कि आप जब से फंक्शन पढ़ रहे हैं तब से आप ये सुनते आ रहे हैं कि ऐसे कॉल्स कहलाते हैं पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू। सुना है आपने वर्ड? याद करिए फंक्शन पढ़ते वक्त, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यू जो 10 और x है, ये 10 आकर कॉपी इस a में होगा, ये x आकर कॉपी इस b में होगा। इसका मतलब कंपाइलर एक बार फिर मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट करेगा, लेकिन याद रखिएगा इस बार वो वेरिएबल कहीं और किसी दूसरे फंक्शन में बन रहे हैं। नाम उनका भी a और b ही होगा, वैल्यू भी इनकी 10 और x होगी, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए इन्हें हम कौन से आर्गुमेंट बुलाते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट। और वो कौन है जो आपने भेजे हैं? वो हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। ये भी आपने फंक्शन के वक्त वोकैबुलरी सीखी थी। तो जब फंक्शन कॉल आता है तो एक्चुअल आर्गुमेंट का डेटा फॉर्मल आर्गुमेंट में कंपाइलर कॉपी करता है कि नहीं करता है? क्या कहना है आपका? करता है ना। फॉर्मल आर्गुमेंट में एक्चुअल आर्गुमेंट का डेटा कॉपी करता है ना। वेरी गुड। और जैसे ही कंपाइलर डेटा कॉपी करेगा ए और बी मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ उनका अपना एड्रेस होगा। इस बार मान लीजिए ए 1050 है और बी 2050 है, होगा इनका एड्रेस 1050 और 2050। शाबाश, इनका अपना मेमोरी एड्रेस हो जाएगा। अब मुझे बताइए इंक्रीमेंट की बॉडी से जब हम वापस लौटेंगे, सॉरी, जब हम इंक्रीमेंट की बॉडी के अंदर आएंगे, तो अब आगे बढ़ने से पहले दिमाग में इस बात को बिठाइए कि ये ए बी और ये ए बी सेम है कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, राइट। वो जो ऊपर आपको ए और बी दिख रहे हैं वो मेन के ए और बी हैं,
जो नीचे आपको ए और बी दिख रहे हैं वो ए और बी इंक्रीमेंट के हैं, हाँ के ना? समझ आ रहा है? दोनों ए और बी अलग अलग लोकेशंस पे मेमोरी में क्रिएटेड है। फाइन। अब हमने जो प्लस करने वाला स्टेटमेंट लिखा है वो तो हमने लिखा हुआ है इंक्रीमेंट के अंदर, सही कह रहा हूं? तो ये वाला a इक्वल टू ए प्लस वन इस वाले 10 को बढ़ाकर 11 कर देगा, कर देगा। और b इक्वल टू बी प्लस वन इस वाले x को बढ़ाकर y कर देगा। तो किसकी वैल्यू चेंज हुई, एक्चुअल आर्गुमेंट की कि फॉर्मल आर्गुमेंट की? फॉर्मल आर्गुमेंट्स की। अब जब आप यहां से वापस मेन में लौटेंगे तो आपको यह भी बताया था मैंने, कंपाइलर फंक्शन के सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय कर देता है, कर देता है कि नहीं? कर देता है। अब जब आप मेन में लौटकर प्रिंटएफ लिखेंगे तो प्रिंटएफ तो मेन के ए और बी को एक्सेस करेगा ना, और इन ए और बी में क्या पड़ा हुआ है अभी भी? इन ए और बी में अभी भी क्या रखा हुआ है? 10 और x। यानी पास बाय वैल्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप इनमें जो भी वैल्यू पास करते हैं वो एक्चुअल से फॉर्मल में कॉपी तो हो जाती है, बट अगर आप फॉर्मल में कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। देख पा रहे हैं आप इस बात को? वो चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, राइट? तो इसे मैं बोल्ड वर्ड्स में लिख रहा हूं, चेंजेस डन टू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट are never reflected back, never reflected back to actual argument if we are using pass by value। ये बात अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए, ठीक है? सी डबल प्लस आपकी स्टार्ट होने ही वाली है, बस सी का आखिरी टॉपिक हमारा बचेगा डीएमए और स्ट्रक्चर, और सी डबल प्लस में एंटर करते ही कई बार आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में करे गए चेंजेस फॉर्मल तक लिमिटेड हैं, वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो चेंजेस आप इंक्रीमेंट में आकर करें वो चेंजेस मेन वाले ए और बी में हो जाएं, तो आपको प्रोग्रामिंग का एक नया स्टाइल यूज करना पड़ेगा, राइट? और वो स्टाइल कहता है कि अगर आप चाहते हो इंक्रीमेंट में बैठकर आप इन ए और बी की वैल्यू बदलो, तो आपको इंक्रीमेंट को इनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। बारे में कुछ बताना पड़ेगा से मतलब है इनकी वैल्यू पास नहीं करनी पड़ेगी, इनका पास करना पड़ेगा आपको एड्रेस। इनकी वैल्यू पास नहीं होगी, इनका पास होगा एड्रेस। क्यों होगा एड्रेस पास? उसका बड़ा सिंपल सा कारण है। कारण यह है कि वैल्यूज बहुतों की सेम हो सकती है, बट आप मानते हैं एड्रेस हमेशा यूनिक होगा? क्या कहते हैं? होगा ना? तो इस ए का एड्रेस अगर 1000 है और इस बी का एड्रेस 1000 है तो हम 10 और x पास नहीं कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं 1000 और 2000, राइट? अब बताइए, अगर हमें एड्रेस पता है तो क्या वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस के थ्रू? कुछ सीखा है आपने इस हफ्ते, राइट? अगर एड्रेस पास कर रहे हैं और उससे वैल्यू तक जाना है तो इस एड्रेस को रिसीव कौन करेगा? 2 पॉइंटर्स करेंगे। तो फिर हमें इसका मतलब इंक्रीमेंट में डिक्लेयर करना पड़ेगा ए और बी को एज पॉइंटर पी एंड पॉइंटर क्यू करना पड़ेगा, है ना? आप देखें इंक्रीमेंट में डायग्राम क्या बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो बताइए यहां से पास क्या हुआ, तो आप मुझे बोलेंगे यहां से पास 1000 और 2000 हुए। हुए कि नहीं हुए? राइट? एड्रेसेस पास हुए इस इंक्रीमेंट फंक्शन में।
यहां P नाम का पॉइंटर बना, यहां Q नाम का पॉइंटर बना। बताइए P में क्या आकर स्टोर हुआ? 1000। Q में क्या आकर स्टोर हुआ? 2000, राइट? अच्छा, इन P और Q का अपना भी कोई एड्रेस होगा? हाँ होगा। मान लीजिए वो है 1050 और 2050। अब बताइए, अगर P A को पॉइंट कर रहा है तो क्या हम इस वैल्यू तक जा सकते हैं? जा सकते हैं। खाली वैल्यू तक जा सकते हैं कि उसे बदल भी सकते हैं? जवाब दीजिएगा जल्दी। वैल्यू को बदल भी सकते हैं। क्या कहना पड़ेगा उसके लिए? आपने पढ़ा है, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू एट पी। क्या बुलाते हैं वैल्यू एट पी को? जल्दी बोलिए, वैल्यू एट पी को क्या बुलाते हैं? पॉइंटर को डी रेफरेंस करना। इसको बुलाते हैं पॉइंटर को आप डी रेफरेंस कर रहे हैं। ऐसे ही हो जाएगा वैल्यू एट क्यू इज इक्वल टू वैल्यू एट क्यू प्लस 1। आप जरा सॉल्व करिए तो इसे। सबसे पहले बताइए, वैल्यू एट पी, इसका पूरा मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन पी। यही मतलब है ना? व्हाट इज एड्रेस स्टोर्ड इन पी? जल्दी बताइए। 1000। व्हाट इज वैल्यू एट 1000? 10। इस 10 में एक ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। व्हाट इज वैल्यू एट क्यू? इसका भी मतलब है वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन क्यू। वैल्यू एट क्यू इज एक्स, ठीक है? एक्स के अंदर अगर आप एक ऐड करेंगे तो वाई हो जाएगा। हो जाएगा। जब हम लोग यहां से वापस लौटेंगे, अब पी और क्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? हो जाएंगे। लेकिन जब आप मेन में लौटकर प्रिंट करेंगे तो जो इन्होंने ए और बी में चेंजेस करे थे, वो चेंजेस इफेक्ट में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? उन चेंजेस का असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, राइट? ये जो आपने आज नई टेक्निक सीखी है, ये टेक्निक कहलाती है प्रोग्रामिंग की दुनिया में पास बाय रेफरेंस, या इसी को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब मुझे दो बातों के जवाब आपसे चाहिए। सबसे पहले बताइए, हम पास क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट को? ए और बी की वैल्यू के ए और बी का एड्रेस? ए और बी का एड्रेस पास कर रहे हैं। अगर एड्रेस पास कर रहे हैं तो इसको रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं अपन? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पॉइंटर में सिखाया था। क्या सिखाया था? मैंने आपसे कहा था एड्रेसेस का ही दूसरा नाम होता है रेफरेंस। डिड आई से दैट? राइट, एड्रेस को ही रेफरेंस के नाम से जानते हैं, इसलिए इस टेक्निक को पास बाय रेफरेंस बोलते हैं। नंबर 2, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो कंपाइलर डिक्लेरेशन चेक करने ऊपर जाता है? जाता है। तो आपके कोड में थोड़ी सी समस्या है। समस्या यह है कि आप भेज रहे हैं एड्रेस और कंपाइलर को लगेगा कि आप उन्हें रिसीव वेरिएबल्स में करेंगे। क्या एड्रेसेस नॉर्मल वेरिएबल्स रख सकते हैं? नहीं। उन्हें कौन रख सकते हैं? पॉइंटर वेरिएबल्स। तो आपको यहां पे क्या लिखना चाहिए? इंट स्टार कॉमा कैर स्टार लिखना होगा। बिल्कुल लिखना होगा। इससे कंपाइलर को ये यकीन हो जाएगा कि इनको पॉइंटर्स स्टोर करेंगे, ये एड्रेसेस पॉइंटर्स में जाकर रिसीव होंगे। तो जब भी पास बाय रेफरेंस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान उसकी ये है कि फंक्शन के आर्गुमेंट में आपको स्टार लगा हुआ दिखेगा। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल बताइए, पास बाय वैल्यू और पास बाय एड्रेस, या कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और एज अ प्रोग्रामर कौन से स्टाइल को कब लेंगे आप? जल्दी बताएं। इनमें क्या डिफरेंस सीखा आपने आज, और कौन से स्टाइल को कब लेंगे आप? पास बाय वैल्यू और पास बाय एड्रेस या रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, और कौन से स्टाइल को कब लेंगे आप? जल्दी जल्दी अपने अपने वर्ड्स में आंसर दें। नहीं साक्षी, बिल्कुल गलत। कॉल बाय वैल्यू तब लेंगे जब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में करे गए चेंजेस एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं कराने हैं। कॉल बाय वैल्यू तब लेंगे
जब फॉर्मल आर्गुमेंट में करे गए चेंजेस एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं करवाने हैं। आ रही है बात समझ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट, वेरी गुड। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो फॉर्मल में करे गए चेंजेस एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे अगर ये कॉल बाय वैल्यू है, और अगर ये कॉल बाय रेफरेंस है तो जो आप फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करेंगे वो 100% एक्चुअल में रिफ्लेक्ट बैक होगा। सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। तो हमेशा याद रखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सी लैंग्वेज में आर्गुमेंट पास करने के दो तरीके होते हैं, राइट? एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। एक में कॉपी बनती है, वेरिएबल की वैल्यू की कॉपी जाती है, वो कॉपी फॉर्मल में स्टोर होती है, और उस कॉपी को फिर आप चेंजेस अगर करते हैं तो एक्चुअल में वो कॉपी के चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में कॉपी नहीं बनती है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आपके द्वारा करे गए चेंजेस सीधे एक्चुअल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट होते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का, जिसे आप आराम से रिलेट कर लेंगे कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। ठीक है, नोटिस करिए, जब आप किसी बुक की फोटोकॉपी निकालते हैं तो दोनों बुक्स के कंटेंट सेम होते हैं, राइट? अब आप बताइए, फोटोकॉपी में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो ओरिजिनल बुक में चेंजेस होते हैं? जल्दी बोलिए। नहीं होते हैं। जब आप कार्बन कॉपी रखते हैं तो अगर आप ओरिजिनल पे चेंज करते हैं तो कार्बन कॉपी पे चेंज होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव यूज करते हैं आप? करते हैं। अगर मैं अपनी गूगल ड्राइव आपसे शेयर करूं तो आप मानते हैं मैं दो तरह से शेयर कर सकता हूं, एक आप सिर्फ व्यू कर सकें, दूसरा आप चेंज कर सकें। देखा है आपने इन दोनों चीजों को? अगर मैं आपको सिर्फ व्यू करने का एक्सेस देता हूं तो वो कॉल बाय वैल्यू हुआ, यस और नो, राइट? और अगर मैं आपको चेंज करने का एक्सेस देता हूं तो क्या आप मेरे गूगल ड्राइव के कंटेंट्स अपने आईडी से लॉगिन करके चेंज कर पाएंगे? राइट, दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। समझ आया? गॉट द पॉइंट? दिस इज कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। आगे बढ़े अब। ठीक है, अब एक और डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने यहां रिटर्न टाइप वॉइड क्यों रखी है, यहां से तो दो दो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। याद करिए, रिटर्न रिटर्न कीवर्ड के थ्रू होता है ना, है ना? क्या मैंने रिटर्न कीवर्ड लगाया है इंक्रीमेंट के अंदर? नहीं लगाया है, राइट? तो फिर वैल्यू कैसे मिल रही है हमें मेन में? वो इसलिए मिल रही है क्योंकि हम डायरेक्ट एड्रेस पे चेंजेस कर दे रहे हैं। कर दे रहे हैं कि नहीं? हम डायरेक्ट एड्रेस पे जाकर चीजों को बदल दे रहे हैं। तो अगर हम एड्रेस पे जाकर डायरेक्ट चेंजेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिटर्न कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए रिटर्न टाइप यहां वॉइड ही होगी। ठीक है, जब तक रिटर्न कीवर्ड से वैल्यू रिटर्न नहीं होती है तब तक रिटर्न टाइप वॉइड ही आप रख सकते हैं। तो इसका मतलब आप आज से ये भी बोल सकते हैं वैल्यू रिटर्न कराने के दो तरीके हो गए सी लैंग्वेज में। हाँ, एक तरीका हो गया रिटर्न से रिटर्न कराओ, एक तरीका हो गया वाया एड्रेस चेंज कर दो। आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको एक और सवाल का जवाब देना है।
आप रिकॉल करिए, जब आप स्कैनएफ फंक्शन को कॉल करते हैं, याद है आपको स्कैनएफ फंक्शन? याद है? आप ऐसे कॉल करते हैं ना स्कैनएफ को, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, ऐसे करते हैं ना। और आप इसको इस वाले कॉल से कंपेयर कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो आप इतने दिन से कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। इन दोनों कॉल में मुझे चेंज बताएंगे आप क्या है? इन दोनों कॉल्स के बिहेवियर में डिफरेंस बताएंगे? हाउ दीज टू आर डिफरेंट? जल्दी बोलिए, अपना अपना आंसर चैट विंडो में टाइप कीजिए। बिल्कुल सही है कैलाश, ये कॉल बाय रेफरेंस है और ये कॉल बाय वैल्यू है, करेक्ट। आप सबसे बड़ा फर्क बताओ मुझे, सबसे बड़ा फर्क बताओ, सबसे बड़ा फर्क बताओ। फर्क ये है, इस वाले में आप मानते हैं ए में जो गार्बेज है वो हटकर यूजर के इनपुट से ए इनिशियलाइज होगा, होगा, यानी ए की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? बताओ, ए की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और दूसरे वाले में आप बताओ, क्या ए की गार्बेज वैल्यू चेंज होगी? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अब आप बताओ, आपके बहुत पुराने सवाल का जवाब मिला। स्कैनएफ में एम्परसेंट क्यों लगता है? क्योंकि स्कैनएफ को कॉल बाय रेफरेंस से कॉल करते हैं, राइट। स्कैनएफ कॉल बाय वैल्यू पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता कॉल बाय वैल्यू पे काम? क्योंकि स्कैनएफ को एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज करनी है। किससे चेंज करनी है? यूजर के दिए हुए इनपुट से चेंज करनी है, और वो चेंज हो ही नहीं पाएगा अगर आप ए का एड्रेस पास नहीं करेंगे तो। आ रहा है समझ? So why we call scanf? Using address of operator। तो इसका जवाब अब मिल गया होगा आपको, इसका जवाब मैं नीचे लिख देता हूं। दिस इज बिकॉज scanf works on call by reference, that is we have to pass the address of the variable to scanf. Only then it can change its contents। इसलिए नहीं आती है कुंदन क्योंकि सी लैंग्वेज को अलाउ करती है। आप यही सी डबल प्लस में करोगे तो आपको दिखेगा एरर आ जाएगी, ठीक है। सी लैंग्वेज अलाउ करती है, यही तो हमने पढ़ा था। सी लैंग्वेज के साथ ड्रॉबैक है, सी पॉइंटर्स को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है ना, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था ना कि पॉइंटर्स के प्रैक्टिकल सी डबल प्लस पे करिएगा। फर्स्ट डे ही बोल दिया था मैंने, याद करिए आप, वो इसीलिए बोला था। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एरर आनी चाहिए लेकिन आती नहीं है क्योंकि स्कैनएफ सी का फंक्शन है और सी लैंग्वेज पॉइंटर्स को लेकर थोड़ी ज्यादा ही लापरवाह है, ठीक। चलिए अब अगला कोड आप ट्राई करें। अनम्यूट करूं? अच्छा, बोलो। सर बोले हैं कि जो एसकेएफ का जो कॉल्ड फंक्शन रहेगा, वो जो फॉर्मर आर्गुमेंट रहेगा उसमें तो एड्रेस दिया रहेगा क्योंकि एड्रेस को रिसीव करना है, और वहाँ तो हम लोग तो यहाँ से वैल्यू पास करेंगे, तो वह एरर तो वहाँ उसको दे देना चाहिए था। नहीं देगा ना, वो उस एड्रेस को एक, जो आप यहाँ से वैल्यू पास करेंगे उस वैल्यू को एक तरह से एड्रेस मान लेगा, उस गार्बेज वैल्यू को एड्रेस मानकर काम करने लगेगा।
वो गार्बेज वैल्यू को वो एड्रेस मान लेगा। ओ, ओके सर। यही तो गलत हो रहा है ना, नहीं होना चाहिए ना जी ऐसा। सर। जी सर। लेकिन हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है सी के साथ। ओके सर। चलिए अब आपका टास्क, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स called A and B of type int in main accept input from the user in them and pass them to a function called swap. Within swap, exchange the values of the variables but print back the new values in main. बनाइए जरा फटाफट। दो इंटीजर लीजिए मेन में, ए और बी के नाम से, यूजर से इनपुट लीजिए, स्वैप नाम के फंक्शन को पास करिए और स्वैप के अंदर उनकी वैल्यूज एक्सचेंज करके फिर उन वैल्यूज को अपन वापस डिस्प्ले करेंगे मेन में। समझ आ रहा है? करिए फटाफट। बन पा रहा है कोड? जल्दी बनाइए।
वैल्यू स्वैप के बाद प्रिंट करनी है, पहले प्रिंट थोड़ी होगी। क्यों कुंदन? रोहित, डिक्लेयर डिफाइन दोनों ऊपर नहीं करते हैं। अगर आप डिफाइन ऊपर कर रहे हो तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर नहीं करा जाता। ठीक, बिल्कुल। चलिए अब देखें, डिक्लेरेशन होगा फंक्शन का वॉइड स्वैप इंटीजर स्टार कॉमा इंटीजर स्टार। स्टार क्यों लगाया अपन ने? सभी लोग जवाब दीजिए। आर्गुमेंट में स्टार क्यों लगाया है? क्यों ले रहे हैं पॉइंटर? पॉइंटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं ना, इसलिए यहां से पास करेंगे एड्रेसेस ए और बी। उसके बाद प्रिंटफ के थ्रू आप यूजर से इनपुट लेंगे जिसमें आप बोलेंगे एंटर टू इंटीजर्स। जो भी यूजर से इंटीजर मिलेगा स्कैनफ से करेंगे आप उसकी स्कैनिंग। एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी में इनपुट आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंटफ में आप लिख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग a is equal to percentage d कॉमा b is equals to percentage d a कॉमा b। फिर आ जाएगा स्वैप एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b, और ये हो जाएगा प्रिंटफ में आफ्टर स्वैपिंग a is equal to percentage d b is equal to percentage d a कॉमा b, और फिर आपका यूजुअल गेट ch। इसके बाद आप लिखेंगे वॉइड स्वैप, ये हो जाएगा इंटीजर पॉइंटर p कॉमा इंटीजर पॉइंटर q। अंदर हो जाएगा इंट टेम्प इज इक्वल टू वैल्यू एट p, वैल्यू एट p इज इक्वल टू वैल्यू एट q, वैल्यू एट q इज इक्वल्स टू टेम्प। ये है प्रोग्राम। अब इसको करिए ट्रेस। शुरुआत ए और बी के डिक्लेरेशन के साथ जो आपने मेन में बनाए। तो मेन में कितने लोकल वेरिएबल क्रिएट होंगे बताइए जरा? 2, एक ए और एक बी के नाम पे। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज मेन। ए का एड्रेस मान लीजिए 1000, बी का एड्रेस मान लीजिए 2000, दोनों में वैल्यू हाल फिलहाल गार्बेज। अब इसके बाद आपने यूजर से इनपुट मांगा, इनपुट यूजर ने दिया 1020। तो सबसे पहले आपका ये कोड बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू कितनी दिखाएगा? ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। अब आपने कॉल करा स्वैप, आपने पास करा ए और बी, कंपाइलर ने क्या पास करा? आपने पास करा ए और बी के एड्रेसेस, कंपाइलर ने क्या पास करा? 1000 और 2000। ये 1000 2000 जाकर कहां सेव हुए? ये जाकर 2 पॉइंटर्स में सेव हुए। कौन 2 पॉइंटर्स? एक पी और एक क्यू। पी ने पॉइंट ए को करा, क्यू ने पॉइंट बी को करा। ये कौन से फंक्शन में पॉइंटर्स बने? स्वैप में बने। पी के अंदर क्या आएगा? 1000, क्यू में आएगा 2000। अभी बताइए इंट टेम्प से क्या होगा? इंट टेम्प से क्या होगा? एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा टेम्प के नाम से। अब आप कहेंगे टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी, क्या असर पड़ेगा टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी का? जल्दी बताइए। टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी का क्या असर पड़ेगा? वैल्यू एट पी मतलब ए की वैल्यू यानी कि 10, वो आ जाएगा टेम्प के अंदर। फिर आप कहेंगे वैल्यू एट पी इक्वल टू वैल्यू एट क्यू,
जहां 10 था वहां ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू एट क्यू यानी 20 हो जाएगा, 20 ओवरराइट। और जहां 20 था वहां 20 की जगह ओवरराइट हो जाएगा वैल्यू एट पी। कितना है वैल्यू एट पी? 10। तो 20 की जगह ओवरराइट होकर आपको मिल जाएगा 10। जब आप वापस लौटेंगे, राइट, जब आप वापस लौटेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी 20 और बी की वैल्यू मिलेगी 10। आ रहा है समझ? और ये कोड बिना टेम्प के भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। आप इसे लिख सकते हैं वैल्यू एट पी इक्वल टू वैल्यू एट पी प्लस वैल्यू एट क्यू, वैल्यू एट क्यू इक्वल टू वैल्यू एट पी माइनस वैल्यू एट क्यू, वैल्यू एट पी इक्वल टू अगेन वैल्यू एट पी माइनस वैल्यू एट क्यू। क्लियर? इससे भी स्वैपिंग हो जाएगी। अब बताइए, अगर यहां पास बाय वैल्यू करते तो क्या तब भी स्वैप होते ए और बी? कभी नहीं होते। अगर आप इसे पास बाय वैल्यू से बनाते ए और बी कभी भी स्वैप नहीं होते। ठीक, अब आपका होमवर्क, अगला टास्क। टास्क ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट radius of a circle from the user in the function main. Now pass it to a function called calculate. Within the function calculate, find out the area and circumference of the circle, but display the result in the function main. क्वेश्चन क्लियर है? बताएं। और एक लाइन और, assume radius to be an integer value. आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? शाबाश, वेरी गुड। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए, जो कैलकुलेट फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे आप, वो कैसे होगा? कैलकुलेट का मुझे डिक्लेरेशन बताइए। फटाफट बोलिए। फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप क्या रखेंगे अपन? गलत अजय, गलत, बिल्कुल गलत। नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आप डिक्लेरेशन नहीं सोच पाएंगे तो कोड तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस कोड में डिक्लेरेशन ही तो है। दीपिका ये भी गलत। एक आर्गुमेंट और होगा, रेडियस भी तो पास करेंगे दीपिका, यस और नो? तो आपके फंक्शन का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा होगा। डिक्लेरेशन मैं करके आपको दे रहा हूं, बाकी दिमाग आप लगाना। void calculate
int कॉमा फ्लोट स्टार कॉमा फ्लोट स्टार। सबसे पहले बताइए ये दो दो फ्लोट कहां से आ गए पास होने के लिए? ये क्यों पास करने पड़ रहे हैं अपन को? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। ये दो फ्लोट क्यों पास करने पड़ रहे हैं अपन को? इसलिए पास करने पड़ रहे हैं फ्लोट क्योंकि हमें एरिया सर्कमफेरेंस दोनों की वैल्यू चाहिए ना कैलकुलेट होकर वापस, है ना? इसलिए करने पड़ रहे हैं। कंप्लीट? तो ये करके लाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं पॉइंटर का लास्ट पार्ट, पासिंग एरेज, और फिर स्टार्ट करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हाँ, स्क्रीनशॉट्स ले लें आप लोग। दिस इज पेज 1। दिस इज पेज 2। यस चंद्रकांत, वी विल डिस्कस दिस। बताऊंगा मैं आपको आगे। ये कहलाता है स्कैन सेट। जो आप पूछ रहे हो ना, इट इज कॉल्ड स्कैन सेट इन सी प्रोग्रामिंग। आगे बताऊंगा मैं आपको प्रोजेक्ट में कैसे काम करता है। ठीक है? हाँ, फंक्शन के असाइनमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। वेरी गुड। फंक्शन के असाइनमेंट्स मैंने आपको अभी तक नहीं दिए ना? लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन called check prime which should accept an integer as argument and return 1 if it is prime and 0 if it is not prime. Finally, the function main should display the message whether the number is prime or not. ये हो गया हमारा पहला असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा स्टाइल लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 में? जल्दी बताइए। फंक्शन के 4 में से कौन सा स्टाइल लगेगा? वेरी गुड। फर्स्ट स्टाइल, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। नेक्स्ट है राइट अ फंक्शन कॉल्ड minmax which should continuously accept integers from the user until the user inputs 0. As soon as 0 is inputted, the function should display the minimum and the maximum numbers amongst all the numbers given before 0. Question 3. Write a program to create a function called Fibo which should accept an integer as argument
and should print Fibonacci series terms up to the given integer. Fibonacci series is an infinite series which is like this. अब इसमें कुछ खास बात दिख रही है आपको? बताइए, स्पेशलिटी नजर आ रही है? हर अगला नंबर, राइट, हर अगला नंबर आपको पहले के दो नंबरों का सम दिखेगा, दिख रहा है? और ये इनफाइनाइट सीरीज है, करेक्ट? तो ये आपको करके लाना है, हो जाएगा? इसको करके लाइए, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं फिर इससे आगे। हाँ कुंदन, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। पॉइंटर में अभी डीएमए बाकी है ना, खत्म होने दो, फिर बात करते हैं अपन। तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है इस काम को करने की? किसी के सामने इंप्रेशन रखना है क्या? क्यों कुंदन? मजा आएगा। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, स्क्रीनशॉट्स ले लो आप लोग। दिस इज पेज नंबर 6। शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।